हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। चलिए शुरू करते हैं हमारा ट्यूटोरियल। डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपत्ति व्यवस्थापन, यह चैप्टर हम देखने वाले हैं। ये जो चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस चैप्टर में हमें काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें पता चलेगी जो हमारी डेली लाइफ में हमें काम आ सकती है। जैसे डिजास्टर अलग अलग तरीके के होते हैं, हमें पता है, तो कौन से डिजास्टर होते हैं, हम उनका सामना किस तरीके से कर सकते हैं, हम उस डिजास्टर को कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग किस तरीके से प्रिकॉशंस ले सकते हैं, ये सारी चीजें आपको पता चलेगी। इस चैप्टर में हम अर्थक्वेक के बारे में, लैंडस्लाइड्स के बारे में और फायर इन डिजास्टर्स के बारे में देखेंगे। उसका मैनेजमेंट कैसे करना है ये भी हम सीखेंगे। इस ट्यूटोरियल में हम अर्थक्वेक के बारे में देखेंगे, तो ये ट्यूटोरियल अंत तक देखिए, आपको अर्थक्वेक के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें कुछ बेसिक्स रिकॉल करना है जो हमें पहले हो चुका है, जैसे कि व्हाट डू यू मीन बाय डिजास्टर। डिजास्टर मतलब क्या? आपत्ति। आपत्ति मतलब क्या, हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डिजास्टर इज अ सडन इवेंट दैट कॉजेज लार्ज स्केल डैमेज टू लाइफ, प्रॉपर्टी एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ नेशन एंड सोसाइटी। तो ये डिजास्टर की डिफिनेशन है, सिंपल है, पहले आपको हो चुका था। डिजास्टर मतलब एक इवेंट होता है, सडन इवेंट मतलब एक घटना होती है। वो घटना क्या करती है, हमारी लाइफ को डैमेज पहुंचाती है, मतलब हमारी लाइफ को नुकसान पहुंचाती है, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाती है, जो सोशल एस्पेक्ट्स होते हैं, जो सामाजिक घटक होते हैं, उनको नुकसान पहुंचाती है। तो हम डिजास्टर को कैसे बोल सकते हैं? डिजास्टर इज अ सडन इवेंट दैट कॉजेज लार्ज स्केल डैमेज टू लाइफ, प्रॉपर्टी एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ नेशन एंड सोसाइटी। अभी आपको पता है लाइफ मतलब, आपको पता है हमारी इन्वायरमेंट में आजू बाजू में जो लाइफ है, जैसे ह्यूमन बीइंग, प्लांट, एनिमल्स, सबको क्या पहुंचता है? डैमेज पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है। और प्रॉपर्टी यानी जो प्रॉपर्टीज होती है, जैसे हमारी बिल्डिंग्स, कार, गाड़ी, ये सारी हमारी प्रॉपर्टी, ऐसा हम कह सकते हैं, तो इसको भी डैमेज पहुंचता है, तो इसे हम डिजास्टर कहेंगे। अभी डिजास्टर के कौन से टाइप्स है, आप लोगों को ये भी हो चुका है। दो टाइप्स आते हैं डिजास्टर के, मैनमेड और नेचुरल। नेचुरल डिजास्टर मतलब नैसर्गिक आपत्ति, मैनमेड डिजास्टर मतलब मानव निर्मित आपत्ति। अभी नेचुरल डिजास्टर में क्या क्या आता है? अर्थक्वेक आता है, सुनामी आता है, फ्लड यानी पूर आता है, वोल्केनिक इरप्शन यानी ज्वालामुखी उद्रेक, ये सारे नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं। मैनमेड डिजास्टर में क्या आता है? मैनमेड डिजास्टर में हम कह सकते हैं अलग अलग तरीके के एक्सीडेंट्स, बॉम्ब स्फोट, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है, वो भी मैनमेड डिजास्टर में आती है। और एक एग्जांपल बताता हूँ आपको मैं मैनमेड डिजास्टर का, जो दिसंबर 1984 में हुआ था, जिसे भोपाल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है, भोपाल गैस ट्रेजेडी। जो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस था, वो पेस्टिसाइड प्लांट यानी पेस्टिसाइड की फैक्ट्री थी, वहां से लीक हुआ था, और उसकी वजह से क्या होता, 15 से 20 हजार के बीच में लोगों की डेथ हुई थी, 15,000 के ऊपर लोग मर गए थे। तो ये क्या हुआ? मैनमेड डिजास्टर। आपको समझ में आ गया होगा नेचुरल और मैनमेड डिजास्टर किस तरीके के होते हैं। अब हम देखेंगे अर्थक्वेक के बारे में, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक मतलब भूकंप या फिर भूचाल। हम सब जानते हैं अर्थक्वेक क्या होता है, हम सब ने न्यूज में, टीवी में कई बार देखा है, कई लोगों ने तो एक्सपीरियंस भी किया होगा कि अर्थक्वेक कैसे होता है। अर्थक्वेक की डेफिनेशन हम कैसे बोल सकते हैं? सडन वाइब्रेशंस ऑन द अर्थ एंड शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस और ग्राउंड इज कॉल्ड एन अर्थक्वेक। जो सडन वाइब्रेशंस होते हैं अर्थ के, मतलब हमारी जो पृथ्वी यानी अर्थ होती है, उसमें कुछ कंपन निर्माण होते हैं, वो वाइब्रेट होने लगती है। और हम क्या बोल सकते हैं? शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, और जो हमारे अर्थ का सरफेस है या फिर जो ग्राउंड है, वो शेक होने लगता है, वो हिलने लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक बोलते हैं, उसे हम भूकंप कहते हैं। हमारी जो भू यानी अर्थ है वो कंप पाती है, इसलिए उसे भूकंप कहा जाता है। या फिर भूचाल, भूचाल मतलब जो हमारी अर्थ है वो हिलने लगती है, अर्थ का सरफेस जो पृष्ठ भाग है वो हिलने लगता है, इसलिए उसे भूचाल भी कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अभी अर्थक्वेक का एग्जाम्पल, कई सारे एग्जाम्पल है, जापान में तो कई सारे अर्थक्वेक होते रहते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो महाराष्ट्र में हुआ था, लातूर में, जिसे किल्लारी भूकंप यानी किल्लारी अर्थक्वेक के नाम से जाना जाता है, जो 30 सितंबर 1993 में हुआ था। 10,000 से ऊपर लोगों की मौत हुई थी और 30,000 से ऊपर लोग इंज्योर हुए थे यानी जख्मी हुए थे। और वो जो अर्थक्वेक था वो 6.2 से लेके 6.4 के बीच में उसकी क्या थी? रिश्टर वैल्यू थी, मतलब जो रिश्टर स्केल के द्वारा जो मेजरमेंट यानी जो मैग्नीट्यूड था उसका, वो 6.2 से लेके 6.4 के बीच में था। मैं आपको आगे बताऊंगा रिश्टर स्केल क्या है, वो किस तरीके से कैलकुलेट होता है, मैं सब आपको बताऊंगा। लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि अर्थक्वेक क्या होता है, कैसे होता है। अभी हम देखेंगे एक्चुअल में अर्थक्वेक किस तरीके से होता है। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रही है, उस डायग्राम में आपको प्लेट मूवमेंट, इपीसेंटर, फोकल पॉइंट, हाइपोसेंटर, सिस्मिक वेव्स, ये कुछ पॉइंट्स दिख रहे होंगे। चलिए आपको बताता हूँ, बाद में हम थ्योरी देखेंगे। ये जो प्लेट मूवमेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, प्लेट मूवमेंट मतलब क्या होता है? हमारा जो अर्थ का सरफेस होता है, पृष्ठभाग, उसके नीचे कुछ प्लेट्स होती है, वो जो प्लेट्स होती है उनकी मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पे दो एरो दिख रहे होंगे, एक एरो की डायरेक्शन है इस तरफ और जो दूसरा एरो है उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, मतलब दो प्लेट्स आजू बाजू में है और वो क्या हो रही है?
ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रही है, या फिर हम बोल सकते हैं एक ही बड़ी प्लेट है, बीच में से टूट गई या फिर दो भाग हो गए उसके, एक दूसरी डायरेक्शन में मूव हो रही है तो एक दूसरी डायरेक्शन में मूव हो रही है, मतलब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रही है। तो इससे क्या होता है, अर्थक्वेक होता है। हमारा जो अर्थ का सरफेस है वो क्या होने लगता है, शेक होने लगता है, हिलने लगता है, इसे हम अर्थक्वेक कहते हैं। तो प्लेट मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक होता है, आपको समझ में आ गया होगा। अभी जो फोकल पॉइंट है, फोकल पॉइंट मतलब क्या होता है, फोकल पॉइंट भी कहते हैं इसे, और इसे हाइपोसेंटर भी कहते हैं। फोकल पॉइंट मतलब नाभि बिंदु, फोकल पॉइंट ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप का नाभि बिंदु। क्या होता है ये ऐसा पॉइंट होता है जहां से अर्थक्वेक हमारा स्टार्ट होता है। मतलब ये अर्थ के इंटीरियर पार्ट में होता है, मतलब भूगर्भ में होता है। अर्थ के इंटरनल पार्ट में होता है, सरफेस पे नहीं होता। अर्थ के कहा होता है, इंटरनल पार्ट में होता है। और ऐसा पॉइंट होता है जहां से हमारा अर्थक्वेक शुरू हुआ है। मतलब हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं फोकल पॉइंट को या फिर हाइपोसेंटर को, द लोकेशन बिलो द अर्थ सरफेस वेयर अर्थक्वेक स्टार्ट्स इट्स कॉल्ड हाइपोसेंटर और फोकल पॉइंट ऑफ अर्थक्वेक। ऐसा लोकेशन जो कि अर्थ के सरफेस के नीचे है और जहां से अर्थक्वेक शुरू हुआ है, अर्थक्वेक का ओरिजिन है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो जो फोकल पॉइंट होता है वो अर्थक्वेक का ओरिजिन होता है, जिसे हाइपोसेंटर भी कहते हैं। और जो इपीसेंटर होता है, इपीसेंटर अर्थ के सरफेस के ऊपर होता है, यानी पृष्ठ भाग के ऊपर होता है, और फोकल पॉइंट के एग्जैक्ट ऊपर होता है। मतलब फोकल पॉइंट अर्थ के इंटीरियर में, अर्थ के बीच में, मतलब भूगर्भ में, अर्थ के इंटरनल साइड में, सरफेस के नीचे है। तो वहां से अगर हम स्ट्रेट लाइन ऊपर लेंगे तो जो सरफेस के ऊपर पॉइंट मिलेगा वो होगा इपीसेंटर। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब थ्योरी देखते हैं। The shocks and waves formed in the interior of the earth spread on the surface in all direction। क्या बोला है, जो भी शॉक्स और वेव्स अर्थ के इंटीरियर पार्ट में फॉर्म होते हैं, शॉक्स एंड वेव्स मतलब जो धक्के या फिर जो भी वेव्स, जैसे हमारे समंदर में वेव्स होती है वैसी कुछ वेव्स फॉर्म होती है। और जो अर्थक्वेक की वेव्स होती है उसे सिस्मिक वेव्स कहा जाता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। और ये जो सिस्मिक वेव्स होती है वो जहां से भी फॉर्म हो रही है, वहां से फॉर्म होने के बाद वो ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाती है। आपको यहाँ पे येलो लाइन में दिख रही होंगी सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ये क्या है, सिस्मिक वेव्स है। वो ऑल डायरेक्शन में क्या हो रही है, स्प्रेड हो रही है। और जो वेव्स होती है वो सबसे पहले कहाँ पे पहुंचती है, ईपी सेंटर पे पहुंचती है। क्योंकि ईपी सेंटर ऐसा पॉइंट होता है जो कि फोकल पॉइंट के एग्जैक्ट ऊपर होता है, लेकिन अर्थ के सरफेस के ऊपर होता है। फोकल पॉइंट अर्थ के सरफेस के नीचे यानी भूगर्भ में, इंटीरियर पार्ट में होता है अर्थ के, लेकिन ईपी सेंटर कहाँ पे होता है, सरफेस के ऊपर होता है। आपको यहाँ पे इपीसेंटर की डेफिनेशन दी गई है, द इपीसेंटर ऑफ अर्थक्वेक इज द पॉइंट अबव द फोकल पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। तो इपीसेंटर मतलब हम क्या बोल सकते हैं, इपीसेंटर एक ऐसा पॉइंट है जो कि अर्थ के सरफेस के ऊपर है और फोकल पॉइंट के एग्जैक्ट अबव है। फोकल पॉइंट के ऊपर वाला पॉइंट है और अर्थ के सरफेस के ऊपर वाला पॉइंट है, उसे हम इपीसेंटर कहते हैं, जिसे कि भूकंप का केंद्र बिंदु कहा जाता है। तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, इपीसेंटर अर्थ के सरफेस के ऊपर होता है, फोकल पॉइंट अर्थ के सरफेस के नीचे यानी अर्थ के इंटीरियर में होता है। Strong waves at first reach to the epicenter, therefore major loss occurs near to that area। Strong waves कहाँ पे पहुंचती है जल्दी, इपीसेंटर पे पहुंचती है, क्योंकि उसे इसीलिए तो उसे केंद्र बिंदु कहा जाता है। और इपीसेंटर पे स्ट्रॉन्ग वेव्स सबसे पहले पहुंचती है, तो सबसे ज्यादा हानि, सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ पे होता है, उसी पॉइंट पे यानी इपीसेंटर पे होता है। अभी मैंने आपको किल्लारी भूकंप का एग्जाम्पल दिया था। किल्लारी भूकंप क्यों कहा गया है उसे, ये तो लातूर और उस्मानाबाद मतलब इन एरिया में ये भूकंप हुआ था, तो इसे किल्लारी भूकंप क्यों कहते हैं, क्योंकि उस भूकंप का जो इपीसेंटर था वो किल्लारी था। किल्लारी एक ठिकान है, वो उसका इपीसेंटर था, ऐसा हम कह सकते हैं, इसलिए उसे किल्लारी भूकंप के नाम से जाना जाता है। तो इपीसेंटर ऐसा एरिया होता है जहां पे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है, सबसे ज्यादा हानि वहां पे होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। According to the observation of National Earthquakes Information Center, every year nearly 12,400 to 14,000 earthquakes occur on the earth. From this, it is noticed that Earth is continuously vibrating. अभी जो नेशनल अर्थक्वेक इंफॉर्मेशन सेंटर है उसके हिसाब से 12,400 से लेके 14,000 तक अर्थक्वेक हर साल होते रहते, और इसलिए उन्होंने क्या नोटिस किया कि अर्थ हमारी कंटिन्यूसली वाइब्रेट होती रहती है। अर्थ में कंपन हमेशा रहते हैं, कंटिन्यूसली अर्थ वाइब्रेट होती रहती है। कुछ माइल्ड अर्थक्वेक्स होते हैं, उसे एक्यूट अर्थक्वेक भी कहा जाता है, और कुछ इंटेंसिफाइड अर्थक्वेक्स होते हैं जो कि काफी नुकसानदायक होते। जो इंटेंसिफाइड होते वो बड़े वाले, जैसे किल्लारी में भूकंप हुआ था वो इंटेंसिफाइड अर्थक्वेक था। और जो माइन्यूट या फिर जो एक्यूट अर्थक्वेक होते वो तो होते रहते हमेशा, अभी भी कहीं ना कहीं पे हो रहा होगा अर्थक्वेक, चलते रहते, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान नहीं होता। और जो इंटेंसिफाइड यानी जो बड़े वाले अर्थक्वेक होते वो संख्या में कम होते, वो ज्यादा नहीं होते। जो माइल्ड और एक्यूट अर्थक्वेक होते वो संख्या में ज्यादा होते, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नुकसान नहीं पहुंचता। अभी मैंने आपको बताया था किल्लारी भूकंप जो था, किल्लारी का अर्थक्वेक, उसकी जो मैग्नीट्यूड था वो 6.2 से लेके 6.4 के बीच में उसकी वैल्यू थी। और हमने किस में मेजर किया था, रिश्टर में मेजर किया था, रिश्टर स्केल। अभी क्या होता है वो रिश्टर स्केल और किस तरीके से हम उसका मैग्नीट्यूड मेजर कर सकते हैं, चलिए देखते हैं।
यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रही होगी सिस्मोमीटर की, जिसे सिस्मोग्राफ भी कहा जाता है। वर्टिकल सिस्मोमीटर हो सकता है या फिर हॉरिजेंटल सिस्मोमीटर भी हो सकता है। डायग्राम से आपको पता चल गया होगा। अब ये क्या होता है सिस्मोमीटर? सिस्मोमीटर मतलब ऐसा यंत्र होता है जो कि अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करने के लिए हमें मदद करता है, या फिर हम बोल सकते हैं ऐसा यंत्र होता है जो कि अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करता है। किस तरीके से रिकॉर्ड करता है? यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, एक पेपर होता है जो कि किसी रॉड के ऊपर लपेटा हुआ होता है। जैसे पतंग का धागा जो होता है, हम पतंग उड़ाते हैं, उसका जो धागा चरखे के ऊपर लपेटा हुआ होता है, उसी तरीके से यहाँ पे पेपर लपेटा हुआ है और उसके ऊपर एक पेन रखा हुआ होता है स्टैंड को अटैच करते हुए। ये जो पेपर का बंडल है या फिर जो पेपर का लपेटा हुआ जो भी है वो घूमता है, गोल गोल घूमता है और पेन उसके ऊपर चलती है। अगर कोई भी भूकंप नहीं होगा, कोई भी अर्थक्वेक नहीं होगा, यानी कोई भी वाइब्रेशन नहीं होगा, कोई भी हलचल नहीं होगी अर्थ के सरफेस के ऊपर, तो वो सीधी लाइन आएगी। लेकिन अगर कोई भी हलचल होगी, इसका मतलब भूकंप है, अर्थ हमारी वाइब्रेट हो रही है, तब क्या होगा? वो जो लाइन है वो टेढ़ी मेढ़ी आएगी। और इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि वहां पे क्या हुआ है, वहां पे भूकंप हुआ है। और उसी से पता लगाते कि कितने रिक्टर स्केल का भूकंप हुआ है। चलिए देखते, द मशीन इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड्स द अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ और सिस्मोमीटर। तो ये डेफिनेशन है, ऐसी मशीन या फिर ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करता है उसे सिस्मोग्राफ या फिर सिस्मोमीटर कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करके लीजिए। द मशीन और इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड्स द अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ और सिस्मोमीटर एंड द इंटेंसिटी इज मेजर्ड इन रिक्टर स्केल। और जो भूकंप की इंटेंसिटी यानी तीव्रता होती है वो रिक्टर स्केल में मेजर की जाती है। तो हम बोल सकते हैं जो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड होता है या फिर इंटेंसिटी होती है वो हम रिक्टर स्केल में मेजर करते हैं। दिस इज वन ऑफ द मैथमेटिकल मेजरिंग यूनिट। और रिक्टर स्केल क्या है? एक मैथमेटिकल मेजरिंग यूनिट है, आपको ये याद रखना है। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कॉजेस ऑफ एन अर्थक्वेक, इफेक्ट्स ऑफ एन अर्थक्वेक। सबसे पहले हम कॉजेस देखेंगे। कॉजेस मतलब अर्थक्वेक किस वजह से होता है, कारण क्या है अर्थक्वेक होने के पीछे। पहला कारण यहाँ पे बोला गया है वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन मतलब ज्वालामुखी का उद्रेक। ज्वालामुखी के उद्रेक की वजह से भी अर्थ का सरफेस वाइब्रेट हो सकता है और अर्थक्वेक आ सकता है। सेकंड पॉइंट बोला है स्ट्रेस ऑफ बिग डैम्स ऑन द अर्थ। जो बड़े बड़े डैम्स होते हैं यानी धरन होते हैं, उसका स्ट्रेस अगर अर्थ के ऊपर आ गया, अगर उसका बहुत ज्यादा तान बन गया अर्थ के सरफेस के ऊपर, तो भी अर्थक्वेक हो सकते हैं। थर्ड रीजन यहाँ पे दिया गया है, थर्ड कॉज यहाँ पे दिया गया है माइनिंग। माइनिंग मतलब खानकाम। माइनिंग प्रोसेस में अर्थ के इंटीरियर पार्ट में जो भी माइंस मिनरल्स होते हैं उन्हें निकाला जाता है। तो ये जो माइनिंग प्रोसेस है उसकी वजह से भी अर्थक्वेक हो सकता है। अंडरग्राउंड एटॉमिक टेस्ट, जो अंडरग्राउंड एटॉमिक टेस्ट होती है, मतलब हम बोल सकते हैं अणुचाचनी, अर्थ के सरफेस के नीचे जो भी एटॉमिक टेस्ट होती है उसकी वजह से भी अर्थक्वेक हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे बोला है वाटर परलोकेट्स थ्रू द क्रैक्स ऑफ द अर्थ ड्यू टू ट्रिमेंडस हीट द वाटर कन्वर्ट्स इनटू स्टीम। द स्टीम फॉर्म्ड ट्राइज टू कम आउट फ्रॉम द लूजन अर्थ सरफेस कॉजिंग अर्थक्वेक्स। तो क्या बोला है यहाँ पे, जो वाटर होता है वो अर्थ के सरफेस के अंदर चला जाता है क्रैक्स के माध्यम से। जो अर्थ के सरफेस के ऊपर क्रैक्स होते हैं कुछ, उसके अंदर से पानी अर्थ के सरफेस के अंदर चला जाता है और हीट की वजह से क्या होता है, वो पानी भाप में कन्वर्ट हो जाता है, उस स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। और वो जो स्टीम है वो क्या करती है, अर्थ के सरफेस से बाहर आने की कोशिश करती है। जो भी लूजन अर्थ सरफेस होगा, मतलब जहां भी थोड़ा सा लूजन अर्थ सरफेस होगा, वहां से वो स्टीम बाहर आने की कोशिश करेगी और उसकी वजह से अर्थक्वेक हो सकता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे कि अर्थक्वेक के कॉजेस क्या क्या है। अभी हम देखेंगे इफेक्ट्स के बारे में। अर्थक्वेक के इफेक्ट्स कौन से, यानी परिणाम कौन से, अर्थक्वेक होने के बाद क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। पहला यहाँ पे पॉइंट बोला है लॉस ऑफ ह्यूमन बींग्स, वाइल्ड एनिमल्स एंड पेट्स। ह्यूमन बींग्स, वाइल्ड एनिमल्स और पेट्स, इनका लॉस होता है, उनका नुकसान होता है। इंसानों का तो नुकसान होता है, ये आपको पता चल ही गया होगा। वाइल्ड एनिमल्स का भी नुकसान होता है। कई बार जंगल में अगर भूकंप आ गया तो पेड़ गिर जाते हैं, उनका जो शेल्टर होता है वो चला जाता है। कई बार वो जो एनिमल्स है वो मर भी जाते हैं। और पेट्स यानी जो हम घर में पेट्स पालते हैं जैसे कि कुत्ता बिल्ली, उनका भी नुकसान होता है। सेकंड पॉइंट बोला इकोनॉमिक लॉस एट लार्ज स्केल। इकोनॉमिक लॉस भी होता है। इकोनॉमिक लॉस मतलब वित्त हानि या फिर आर्थिक नुकसान भी होता है। कैसे होता है, इलेक्ट्रिक पोल्स, पाइपलाइंस, हाउसेज, बिल्डिंग्स, रोड्स, रेलवे ट्रैक्स आर डिस्ट्रॉयड। क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स गिर जाते हैं, जो पाइपलाइंस, हाउसेज, बिल्डिंग्स, रोड्स, रेलवे ट्रैक्स होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं। किसकी वजह से, अर्थक्वेक की वजह से। तो फिर से हमें उसका कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, तो उसके लिए पैसा लगेगा। पैसा लगेगा मतलब यहाँ पे क्या आ गया, इकोनॉमिक लॉस यानी वित्त हानि या फिर आर्थिक नुकसान हम कह सकते हैं। थर्ड पॉइंट दिया गया है इकोसिस्टम डिस्ट्रक्शन ड्यू टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस हो सकता है, जैव विविधता का भी लॉस हो सकता है। किस तरीके से, कई सारे एनिमल्स मर जाते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं शायद जो काफी रेयर हो, अगर ऐसे एनिमल्स मर गए तो हम बोल सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो गया। तो उसकी वजह से इकोसिस्टम का डिस्ट्रक्शन होता है, यानी हमारी जो परिसंस्था है उसका नुकसान होता है। फोर्थ पॉइंट बोला है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर स्ट्रीम्स चेंजेस। जो रिवर और स्ट्रीम्स होते हैं यानी नदी नाले, उनका जो
प्रवाह का दिशा होती है, उनकी प्रवाह की जो दिशा होती है वो भी कई बार चेंज होती है भूकंप की वजह से, तो ये भी एक इफेक्ट है। फिफ्थ पॉइंट बोला यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ फायर इन सिटीज इंक्रीजेस, जो फायर की पॉसिबिलिटीज है वो सिटी में बढ़ जाती है। शहरों में क्या होता है, भूकंप के बाद आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों आग लगती है, कई बार इलेक्ट्रिक पोल्स गिर जाते हैं तो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगती है। सिटीज में ज्यादातर सिलेंडर, गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं लोग, सीएनजी का इस्तेमाल करते हैं गाड़ी में, गैस, घर में जो गैस होता है खाना बनाने के लिए वहां पे एलपीजी का इस्तेमाल किया जाता है, तो भूकंप के बाद उसकी वजह से आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिक्स पॉइंट बोला यहाँ पे इफ देयर इज अर्थक्वेक एट द बॉटम ऑफ ओशियन इट मे क्रिएट सुनामी वेव्स एंड देयर बाय लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ कोस्टल रीजन। अगर अर्थक्वेक ओशियन के बॉटम में हुआ, मतलब जो समुद्र होता है, समंदर, उसके बॉटम में यानी उसके जो तल होता है वहां पे अगर भूकंप हुआ तो उसकी वजह से सुनामी के वेव्स क्रिएट हो सकते हैं, सुनामी आ सकता है, और जो कोस्टल रीजन है वहां पे डिस्ट्रक्शन हो सकता है लार्ज स्केल में। कोस्टल रीजन मतलब जो किनार पट्टी का भाग होता है वहां पे काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है सुनामी की वजह से, लेकिन वो सुनामी किसकी वजह से आया है, जो ओशियन के बॉटम में अर्थक्वेक हुआ है उसकी वजह से। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये भी क्या है, एक अर्थक्वेक का इफेक्ट है। सेवन पॉइंट बोला है लेवल ऑफ वाटर टेबल चेंजेस, जो वाटर टेबल की लेवल है वो चेंज हो जाती है, मतलब जो जल पातळी होती है भूगर्भ में, या फिर हम बोल सकते हैं जो अंडरग्राउंड वाटर की जो पातळी होती है वो क्या होती है, कम ज्यादा हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है, तो वो चेंज हो जाती है, ऐसा हमें यहाँ पे बताया गया है। तो हमें अब समझ में आ गया होगा कि अर्थक्वेक के कौन से कॉजेस होते हैं और कौन से इफेक्ट्स होते हैं, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ये सारे पॉइंट आप नोट डाउन करके लीजिए। प्रिकॉशंस टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक, अभी अर्थक्वेक के टाइम पे कौन से प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। अभी आप लोगों को पता होगा जब अर्थक्वेक होता है तो कई बार आप लोगों को आपके घर के जो बड़े लोग हैं या फिर आपको स्कूल में भी टीचर्स लोगों ने बताया होगा, अगर कहीं पे अर्थक्वेक हो जाए तो आपको क्या करना है, जो टेबल, कुर्सी, चेयर होती है उसके नीचे आपको चले जाना है। क्यों, क्योंकि आपको आपके सर को बचाना होता है, सर के ऊपर कुछ गिर गया तो आपको इंजुरी हो सकती है, तो इसलिए आपको आपके सर को बचाना होता है, आपकी बॉडी को बचाना होता है, तो इसलिए आपको टेबल, कुर्सी, चेयर जो भी चीज मिले उसके नीचे आपको जाना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। आपके सर को किसी ना किसी चीज से ढकिए, ऐसा भी आपको कहा जाता है। स्कूल में कई बार प्रोग्राम होते हैं जो ये सारी बातें बताते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक बच्चा क्या कर रहा है, गैस सिलेंडर बंद कर रहा है, यानी जो गैस होता है अपना वो बंद कर रहा है, कुकिंग गैस वो बंद कर रहा है। क्यों बंद कर रहा है, क्योंकि आग लगने के चांसेस होते हैं। तो ऐसी पोजीशन में, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, गैस जो होता है वो बंद करना चाहिए, जो भी मेन इलेक्ट्रिसिटी का स्विच होता है आपके घर में वो भी बंद करना चाहिए ताकि शॉर्ट सर्किटिंग ना हो। तो चलिए एक एक करके हम सारे पॉइंट देख लेते हैं। पहली बात, डू नॉट गेट स्केयर्ड, आपको स्केयर नहीं होना, मतलब डरना नहीं है। सबसे पहले तो डरना नहीं है, क्योंकि जब भूकंप होता है, अर्थक्वेक होता है तो कई सारे लोग डर जाते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि डरना नहीं है। डू नॉट रन हियर एंड देयर, इधर उधर भागना नहीं है। जब अर्थक्वेक होता है तो जो अर्थ का सरफेस होता है वो शेक होने लगता है, वाइब्रेट होता है, वो हिलता है, तो ऐसे वक्त में इधर उधर भागना नहीं चाहिए। एक जगह पे स्टेबल खड़े रहिए, सुरक्षित जगह देखिए, वहां पे जाके बैठ सकते हो, या फिर खड़े रहिए किसी को पकड़ के, किसी चीज को पकड़ के, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इधर उधर भागना नहीं है। आइदर सिट ऑन द फ्लोर एंड कवर योर हेड और सिट बिलो द बेड, आप जमीन पे बैठ सकते हो और आपके सर के ऊपर कुछ ले सकते हो, जैसे कि कुशन होते घर में, तकिया, वो सर के ऊपर ले सकते हो, या फिर बेड के नीचे, टेबल के नीचे, चेयर के नीचे आप जाके बैठ सकते हो, लेकिन आपको भागना नहीं, ये बात आपको याद रखनी है। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे क्या बोला है, इफ देयर इज नो टेबल और एनी अदर शेल्टर देन सिट एट एनी कॉर्नर ऑफ द रूम एंड कवर योर हेड बाय फोल्डिंग योर हैंड्स अराउंड इट। अगर आपके आजू बाजू में कोई भी टेबल, चेयर या फिर कोई भी ऐसी चीज न हो जिसके मदद से आप अपना सर ढक सकते हो, तो आपको क्या करना है, कॉर्नर में बैठना है, रूम के कोने में जाके बैठना है और अपने हाथों को फोल्ड करके आपके सर के ऊपर रखना है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये आप घर में होगे तब आप ये सब करोगे, अगर आप घर के बाहर होगे तो आप क्या करोगे, इफ यू आर इन द व्हीकल और आउटसाइड द हाउस देन पार्क योर व्हीकल एट द सेफ प्लेस एंड सीट इनसाइड इट। अगर आप किसी व्हीकल में हो या फिर घर के बाहर हो, व्हीकल मतलब किसी गाड़ी में, कार में, बस में हो, तो आपको क्या करना है, वो व्हीकल को सेफ जगह पे पार्क करना है, यानी किसी मैदान में, किसी ग्राउंड में आपको खुली जगह पे वो पार्क करना है और उसके अंदर ही बैठ के रहना है। अगर आप टू व्हीलर पे हो तो टू व्हीलर को पार्क कीजिए और किसी खुले मैदान में चले जाइए, वहां पे जाके बैठ सकते हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो वहां पे जाके, लेकिन आपको सेफ जगह पे जाके बैठना है, ये बात आपको याद रखनी है। डू नॉट वेट नियर और बिलो टॉल बिल्डिंग्स, ट्रीज और इलेक्ट्रिक पोल, बिल्कुल भी आपको क्या करना है, जो टॉल बिल्डिंग्स यानी ऊंची ऊंची इमारतें होती है उसके नीचे या फिर पेड़ों के नीचे या फिर इलेक्ट्रिक पोल्स के नीचे जाके बैठना नहीं है, या उसके पास भी नहीं जाना, क्योंकि उसके गिरने के चांसेस होते हैं अर्थक्वेक के टाइम पे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या चीजें करनी चाहिए अर्थक्वेक के टाइम पे। अब हमें ये भी समझना होगा कि हमें क्या चीजें नहीं करनी है, कुछ चीजें हमें अवॉइड करनी होती है, हमें नहीं करनी चाहिए, ऐसी भी चीजें जो हमें याद रखनी है। तो चलिए देखते हैं। अवॉइड डूइंग फॉलोइंग थिंग्स ड्यूरिंग अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के टाइम पे हमें कुछ चीजें अवॉइड करनी है, मतलब हमें कुछ चीजें करनी नहीं है बिल्कुल। कौन सी चीजें है, अवॉइड यूजिंग लिफ्ट इन द मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग, इंस्टेड यूज स्टेयरकेस, हमें लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना।
बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, ऊंची ऊंची इमारतों में लिफ्ट होती है, लेकिन अर्थक्वेक के टाइम पे लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसकी जगह पे आप सीढ़ियों का यानी स्टेयरकेस का इस्तेमाल कर सकते हो। सेकंड पॉइंट क्या बोला है, डू नॉट सिट इन डिस्कम्फर्ट फॉर लॉन्ग, डू सम फिजिकल मूवमेंट्स। आप एक ही जगह पे एक ही पोजीशन में मत बैठिए, ऐसी पोजीशन में मत बैठिए कि आपको डिस्कम्फर्ट महसूस हो। मतलब आप एक ही जगह पे एक ही पोजीशन में बैठोगे तो आपके पैरों में क्रैम्प आ सकता है, आपका बदन दर्द कर सकता है। तो ऐसी पोजीशन में, एक ही पोजीशन में नहीं बैठना, आप थोड़ी फिजिकल मूवमेंट कर सकते हो। थर्ड पॉइंट क्या बोला है, आफ्टर द अर्थक्वेक देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फायर, हेंस टू अवॉइड इट केयरफुली स्विच ऑफ द मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई, डू नॉट यूज कैंडल्स, लैटर्न और मैच बॉक्स, इंस्टेड यूज टॉर्च और बैटरी। तो इंपॉर्टेंट है, अर्थक्वेक के टाइम पे क्या होता है, फायर लगने की चांसेस होते हैं, आग लगने की। तो ऐसे वक्त में आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक सप्लाई का जो मेन स्विच है वो बंद करना है, ताकि शॉर्ट सर्किट से कोई भी फायर ना लगे, आग ना लगे। और आपको अगर अंधेरा होगा तो आपको टॉर्च और बैटरी का इस्तेमाल करना है। आप कैंडल्स यानी मेनबत्ती या फिर मैच बॉक्स जो होती है उसका इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इन चीजों से आग लगने की संभावना होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चीजें हमें करनी चाहिए और क्या चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। और आशा करता हूं आपने सारे पॉइंट नोट डाउन करके लिए होंगे। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट और अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग्स यानी भूकंप रोधक बिल्डिंग या फिर भूकंप रोधक बांधकाम ऐसा हमसे कह सकते हैं। द कंस्ट्रक्शन विच डू नॉट गेट डैमेज्ड ड्यू टू द अर्थ मूवमेंट अप टू अ सर्टेन लिमिट आर कॉल्ड अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स। तो ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग की डेफिनेशन है। क्या है, द कंस्ट्रक्शन विच डू नॉट गेट डैमेज्ड ड्यू टू अर्थ मूवमेंट्स अप टू सर्टेन लिमिट। ऐसा कंस्ट्रक्शन, ऐसा बांधकाम या फिर ऐसी बिल्डिंग्स जो कि अर्थक्वेक के वजह से क्या होती है, डैमेज नहीं होती। डू नॉट गेट डैमेज्ड बोला, लेकिन ऐसी कोई भी बिल्डिंग नहीं बनी आज तक जो कि भूकंप यानी अर्थक्वेक की वजह से डैमेज ना हो। लेकिन ऐसी बिल्डिंग्स है जो कि सर्टेन लिमिट तक, मतलब एक मर्यादा तक अर्थक्वेक को सहन कर सकती है। अर्थक्वेक यानी जो भूकंप की वजह से जो भी वाइब्रेशन होता है, जो भी हलचल होती है अर्थ की सरफेस के ऊपर, उसको सहने की ताकत उन बिल्डिंग्स में होती है। कुछ हद तक वो सहन कर सकती है, इसलिए उसे अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स कहा जाता है। लेकिन बहुत बड़ा अगर अर्थक्वेक आएगा तो वो बिल्डिंग्स भी गिर जाएंगी, वो तो आम बात है, आपको तो पता ही है। लेकिन ऐसी कई बिल्डिंग्स होती है जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होती है, यानी अगर छोटा मोटा अर्थक्वेक आया, छोटा मोटा भूकंप आया तो उसे सहन कर सकती है। जैसे जापान में आए दिन अर्थक्वेक होते रहते हैं, आपको तो पता ही है, जापान में बहुत सारे अर्थक्वेक होते ही रहते, तो वहां पे जो बिल्डिंग्स होती है ज्यादातर वो अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग्स होती है। टू कंस्ट्रक्ट टॉल बिल्डिंग्स इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट हैज मेड सम कोड ऑफ कंडक्ट। अभी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के लिए इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, एक कोड कंडक्ट किया, मतलब अलग अलग कोड होते हैं, उसके हिसाब से बिल्डिंग्स बनानी पड़ती है। बिल्डिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड एज पर IS 456। IS 456 के हिसाब से बिल्डिंग्स बनानी पड़ती है। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शंस आर परफॉर्म्ड एज पर IS 1893 एंड IS 13920। अभी जो IS 1893 और IS 13920 है उसके हिसाब से अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शंस करना पड़ता है। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन जो भी है उसके लिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाता है। टू गेट प्रायर इन्फॉर्मेशन अबाउट अर्थक्वेक, मॉडर्न इक्विपमेंट लाइक लेजर रेंजिंग, वेरी लॉन्ग बेसलाइन, गाइगर काउंटर, क्रिप मीटर, स्ट्रेन मीटर, टाइड गॉज, टिल्ट मीटर, वॉलमेट्रिक स्ट्रेन गॉज ETC आर यूज्ड। अभी जो इंस्ट्रूमेंट के नाम मैंने लिए वो क्या है, मॉडर्न इक्विपमेंट से, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, प्रायर इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। मतलब अर्थक्वेक होने से पहले ही हमें पता चल सकता है इन मॉडर्न इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेंगे तो ये कुछ मॉडर्न इक्विपमेंट्स है जिसकी मदद से हमें प्रायर इन्फॉर्मेशन मिलती है अर्थक्वेक के बारे में। तो आपको इस ट्यूटोरियल में सारा सब कुछ समझ में आ गया होगा अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक किस वजह से होता है, कॉज क्या है, उसके इफेक्ट्स क्या है, हमें कौन से प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, और अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स क्या होती है, और कौन से इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाए हुए कोड है जिसकी मदद से अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो आशा करता हूं आपने सारे पॉइंट नोट डाउन करके लिए होंगे और आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम यहाँ पे रुकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।